सबसे पहले देख लीजिएगा कि जो आपका सीआरपीएफ एचसीएम एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो बनते हैं बच्चे, है ना, बिल्कुल। तो दोस्तों ये आपका बैच है जिसका नाम है निशान बैच। क्या नाम है बेटा? जिसका नाम है प्यारे बच्चों निशान बैच। ठीक है, तो आपको देखना है कि वर्दी पे कैसे निशान लगाना है, कैसे सितारे लेने हैं, और वो आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक दम होना चाहिए, एक अपने अंदर हौसला होना चाहिए। कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती दोस्तों, चीज़ वह हमारे लिए बड़ी लगती है हमको जिसके लिए हम अपने अंदर हिम्मत नहीं रखते। ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे सब लोग जुड़ेंगे क्लास से। तो दोस्तों देखो, आपको पता है पॉलिटी की क्लास 10 बजे हुई थी, ठीक है, आपने करी है। रीजनिंग की क्लास 11 बजे हुई थी। मैथ की क्लास आपकी 1 बजे हुई थी इस बैच की। और 4 बजे प्यारे बच्चे ज्योग्राफी की क्लास थी, है ना। और 5वें नंबर पर जो क्लास आती है वो मेरी क्लास है बच्चों, हिंदी की, शाम को 5 बजे। ठीक है, वेरी गुड। और दोस्तों शाम को 7 बजे होने वाली जो क्लास है वो आपकी साइंस की क्लास होगी। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से जुड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आइएगा। तो दोस्तों आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं इसमें कि देखो, ऑफिशियल जो हमारा नोटिफिकेशन होता है वो वैसे तो हमको दिख रहा है, लेकिन इसमें पूरा अपना जो एकदम परफेक्ट कहें तो सीआईएसएफ में तो दिखा था हमारा जो सिलेबस है, लेकिन अभी इसका नहीं दिखा है। ठीक है, बिल्कुल। तो सब लोग एक बार देखेंगे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। ये आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है आपका हिंदी का, तो एक बार देख लेंगे बच्चों। सबसे पहले नंबर 1 पर है वर्णमाला। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरे नंबर पर समास। ठीक है, फिर बच्चों लिंग है, ठीक है, विलोम है, वाक्य का प्रतिस्थापन है जो आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अपठित गद्यांश होता है जिसके ऊपर हमें 5 क्वेश्चन एग्जामिनर देता है। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल बेटा, सीआरपीएफ सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल समान है, आधारित मतलब उस पर आधारित प्रश्न जो आएंगे तत्सम तद्भव हैं दोस्तों। ठीक है बच्चों, हाँ। और नंबर 8 बच्चों यहां दिख नहीं रहा है वो आपको, वो वर्तनी है दोस्तों। कौन सा? वर्तनी। ठीक है बच्चे, बिल्कुल। फिर नंबर 9 पर आएगा मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ठीक है बच्चों, फिर 10 नंबर पर है हमारा शुद्ध अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य दे देगा, वो हमसे शुद्ध कराने के लिए बोलेगा। ठीक है, फिर आएगा प्यारे बच्चे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद है इसमें, है ना, अलंकार है, और बच्चों अनेकार्थी शब्द है। एक शब्द के से अनेक अर्थ होते हैं, तो अनेकार्थी शब्द इसके अंदर आप पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चे वाक्यांश होता है, ठीक है, जो आपको कह देगा जिसके माँ बाप ना हो उसे क्या बोलते हैं, नाथ कहते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है ना बच्चों। देखो वर्तनी, अच्छा इधर आ गई, चलो। तो बेटा यहां पर वर्तनी है, और आपका ये विविध के कुछ क्वेश्चन होते हैं, एग्जामिनर जो अपनी तरफ से विविध के कुछ क्वेश्चन हिंदी के रख देते हैं। ठीक, तो ये आपको सिलेबस देखना है। और जब भी हमारा नोटिफिकेशन में बिल्कुल ऑफिशियल, हालांकि सीआईएसएफ और सीआरपीएफ का समान बिल्कुल वो होता है बच्चे हमारा सिलेबस। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपको ये चीजें याद रखनी है और अच्छे से पढ़ना है। एक एक चीज को हम ध्यान से पढ़ते चलेंगे। ये 15-16 टॉपिक है, इनकी हम धज्जियां उड़ा देंगे बहुत अच्छे से। ठीक, तो सभी लोगों का साथ चाहिए, और क्लास में बहुत अच्छे से आपको सारी चीजों को ध्यान रखकर पढ़ना होगा। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चे एक बार जल्दी से एक बार मेरे साथ एक बार नारा लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको सेना का जवान बनना है, तो आपके अंदर वो जुनून, वो जज्बा होना चाहिए जो एक सच्चे देशभक्त के अंदर होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे मैं बोलूंगा, बोलिए सब लोग एक बार, बोलिए भारत माता की जय बच्चों। ठीक है, और चलते हैं अपने सिलेबस के अनुसार अपनी क्लास की तरफ, आइएगा। तो प्यारे दोस्त, सबसे पहले आज हम शुरू करने वाला जो हमारा टॉपिक है वो होगा बेटा वर्णमाला। ठीक है, क्या है वर्णमाला, लेकिन वर्णमाला से पहले हम जान लेते हैं कि हमको पढ़ना इसमें क्या क्या है। सबसे पहले मेरी आपसे एक निवेदन है, एक विनती है कि आपको हिंदी को सब्जेक्ट नहीं मानना। हिंदी कोई विषय नहीं है मेरे बच्चे, हिंदी कोई सब्जेक्ट नहीं होता। हिंदी हमारी मातृभाषा होती है, जो हमें माँ बचपन में बोलना सिखाती है। हिज्जो लगा लगा कर हम बोलते हैं, फिर उसको जोड़ना सीख जाते हैं। धीरे धीरे हम सारी भाषाओं का बहुत अच्छे से प्रयोग करना सीख जाते हैं ना। तो ये एक हमारी भाषा है, कोई विषय नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, बिल्कुल सासाराम से नमस्ते भाई। तो प्यारे बच्चे, पहले तो आप मुझे एक बात बताइएगा, आज की क्लास आपकी ये हिंदी की शुरू हुई है कि हिंदी किस भाषा का शब्द होता है? सब लोग बताइए भाई, एक बार बताएंगे प्यारे बच्चे। आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का नमक खाते हैं, सबको पता है अच्छे से। ठीक है, हाँ, तो सब प्यारे बच्चे बताइए अच्छे से। तो हिंदी किस भाषा का शब्द होता है आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है बच्चे, तो याद रखेंगे हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी को पहले हिंदवी नाम से हम लोग जानते थे।
हम नहीं जानते थे, कुछ इतिहासकार जानते थे। हिंदी को हिंदवी नाम से सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, उस इतिहासकार का नाम आप मुझे बता दीजिएगा एक बार। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आपको याद रखना है, इस शब्द का प्रयोग या हिंदी को हिंदवी के नाम से, हिंदवी के नाम से प्रयोग करने वाले इतिहासकार कौन थे, बताएंगे दोस्तों। करने वाले इतिहासकार, सभी प्यारे बच्चे बताइए भाई, इतिहासकार कौन थे। सभी का आंसर आना चाहिए बच्चे, बहुत सुंदर आंसर आना चाहिए। तो प्यारे बच्चे आपको याद रखना है उस व्यक्ति का नाम, वो व्यक्ति कौन थे, वो थे बच्चे अबू सईद। उनका नाम क्या है बच्चों, अबू सईद था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इतिहासकार जो कौन थे उनका नाम क्या था, अबू सईद था। ठीक है, लेकिन कुछ मत हैं कि हिंदी का प्रयोग पहले 13वीं सदी में भी हुआ था। 13वीं सदी में किसके द्वारा किया गया था बच्चे, एक हमारे व्यक्ति हुए थे, ठीक है, जिनका नाम क्या होता है बच्चे, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के द्वारा ठीक किया गया था, खुसरो के द्वारा किया गया। ठीक है, अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। और अमीर खुसरो के साथ साथ एक नाम और मिल जाता है यदि आपको याद रखना है, उनका नाम था औफी। क्या नाम था बच्चे, उनका नाम था प्यारे बच्चे औफी। ठीक है, उसको भी आप याद रख लेंगे। एक नया नाम और याद रख लेना, औफी। इन्होंने भी 13वीं सदी में ही 13वीं सदी में ही हिंदवी के नाम से हिंदी का प्रयोग किया था। ठीक है बच्चे, ये आपको याद रखनी है। ये 2-3 बड़ी छोटी छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये डेली क्लास चलेगी, देवराज चौहान डेली चलेगी। ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे औफी या अमीर खुसरो, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए वह इतिहासकार जो अबू सईद थे, वो इतिहासकार, उनसे पहले भी हिंदी का प्रयोग हिंदवी नाम से किया गया था, तो उनका नाम क्या है आप बताइए। तो आप बताएंगे, उनमें 2 व्यक्तियों के नाम आपको मिलेंगे, अमीर खुसरो और औफी। ठीक है, बिल्कुल। फिर आगे चलते हैं, बहुत अच्छे से आगे आइएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, नंबर आगे चलते हैं। चलिए, चलो। तो प्यारे दोस्तों एक बात बताइए आप मुझे सबसे पहले कि भाई हिंदी हम पढ़ रहे हैं तो हिंदी का भाषा चक्र रहा होगा। सबसे पहले तो हिंदी थी नहीं। ठीक है, बिल्कुल, सबसे पहले तो हिंदी थी नहीं। तो हिंदी नहीं थी तो सबसे पहले भाषा कौन सी थी? ठीक है, सब लोग बताइए। तो दोस्तों पहले आप जान लीजिए कि भाषा क्या होती है। बच्चों भाषा के बारे में बताइए, लिखेंगे भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है। भास धातु से हुई है। किससे हुई है भैया? भास धातु से हुई है। अब तुम्हें बताना है कि भास जो धातु है, उत्तम कुमार कर्नाटक से, नमस्ते भाई, कि भास धातु किस भाषा का शब्द है? बताएंगे बच्चे। तो लिख देंगे यह संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है भास। ठीक है, जिससे भाषा शब्द बना है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर अब मैं आपसे बात जो करने जा रहा हूं दोस्तों, उस बात पर आते हैं आगे। चलो, अब प्यारे बच्चे एक छोटा सा हेडिंग डाल लेंगे, भाषा चक्र। ठीक है, वर्णमाला से पहले हमको 2-4 बातें अच्छे से जाननी चाहिए कि जो भाई पता लगना चाहिए हिंदी का प्रयोग हुआ है तो हिंदी कैसे कैसे जन्म हुआ, हिंदी कैसे कैसे बनी। ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों सब लोग भाषा चक्र का एक छोटा सा हेडिंग डाल करके लिखेंगे कि भाई सबसे पहले जो भाषा प्रयोग होती थी बच्चे, वो कौन सी थी? संस्कृत थी। ठीक है, सबसे पहले संस्कृत का प्रयोग होता। भाषा चक्र कभी कभी क्रम में लगवाने के लिए एग्जामिनर दे देता है और हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। ठीक है, बिल्कुल। तो बच्चे फिर इसके बाद जो भाषा आई वो आई प्यारे बच्चे पाली। कौन सी आई बच्चों?
पाली भाषा जो आप अच्छे से जानते हैं बौद्ध धर्म में। फिर इसके बाद जो आती है दोस्त वह कौन सी आती है, प्राकृत। ये क्रम आपको याद रखना है, भाषा चक्र। फिर इसके बाद कौन सी भाषा आई भाई, फिर इसके बाद प्यारे बच्चे अपभ्रंश भाषा आई। कौन सी आई बच्चे, अपभ्रंश भाषा आई भाई, अपभ्रंश। ठीक है, कौन सी भाषा, अपभ्रंश। और फिर इसके बाद प्यारे बच्चे हमारी हिंदी का जन्म हुआ। ठीक है, अपभ्रंश के बाद जो भाषा बनी वो हिंदी बनी। कौन सी बच्चों, हिंदी बनी। तो आप मुझे एक बात बताइएगा सब लोग अच्छे से कि भाई हिंदी भाषा बनी, बहुत बढ़िया बात है। किससे निकल के आई, अपभ्रंश से निकल के आई। 1000 ईस्वी तक ये सब भाषाएं नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है दोस्त, बेटा अलबरूनी इतिहासकार, इतिहास में जाके पढ़ना, यहां मत पढ़िए बेटा, अलबरूनी का यहां मतलब नहीं है दोस्त, ऋषभ सिंह। तो बच्चों एक बात मुझे बताइए, अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाता है। तो अपभ्रंश का मतलब होता है पतन होना। क्या होना बच्चे, पतन होना। जिसका खत्म हो गया था, जिसका नाश हो गया था, अपभ्रंश भाषा थी वो। और उसके बाद फिर हिंदी का जन्म हुआ और हिंदी हमारी 3 भागों में बट गई। यहां पर किस किस में बच्चे, एक तो प्राचीन हिंदी, ठीक है, एक कौन सी हिंदी बच्चों, प्राचीन हिंदी। ठीक है ना भाई, आगे ले लेते हैं। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी। ठीक है, और नंबर 3 भैया आधुनिक हिंदी। कौन सी हिंदी बच्चों, आधुनिक हिंदी। ठीक है भाई, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है इस तीनों चीजें। हिंदी का जन्म हुआ और अब हिंदी हम जो पढ़ रहे हैं वो आधुनिक हिंदी है, जिसे हम लोग मानक हिंदी बोलते हैं ना प्यारे बच्चे। ये हमारी मानक हिंदी होती है जो हम मानते हैं, मानक हिंदी। ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल। आधुनिक हिंदी जो 1850 से अब तक हम क्लियर यूं ही पढ़ते चले जा रहे हैं वो हमारी मानक हिंदी है। आधुनिक हिंदी हम पढ़ते हैं, क्लियर। फिर आगे चलते हैं, आगे आइए चलिएगा। तो आगे मेरे बच्चों क्या आता है, सबसे पहले लिखेंगे कि भाषा क्या है, यहीं लिख लेते हैं। तो बच्चे लिख देंगे भाषा क्या है। पहले आपको यह पता होना चाहिए भाषा क्या है। तो बताइए बेटा भाषा क्या है। भाषा होती है वह चीज जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं भाई, मान लीजिए मुझे कोई बात आपसे कहनी है, ठीक है, तो या तो मैं उसे मौखिक रूप से कहूंगा या उसे लिखित रूप में कहूंगा या सांकेतिक रूप से कहूंगा। ठीक है, आपको या तो इशारा करके कहूंगा, संकेत करूंगा कि उधर देखो, आंखों से कहूंगा। ठीक है, तो इशारा कर दिया, लिखित रूप में दिया तो लिखित रूप से बता ही दिया। नहीं तो बच्चे मौखिक में बोलकर कहा कि बच्चों पढ़ना है तो मेहनत करके पढ़ो, बेकार में अपने आप को धोखा देने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यदि हम संवाद करते हैं तो वो मौखिक होता है बच्चे, है ना, आपस में वार्तालाप करते हैं, है ना, विचारों का आदान प्रदान जो किया जाता है वो भाषा होती है। तो लिख देंगे भाषा क्या है, विचारों का आदान प्रदान, आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, क्या है बच्चे, विचारों का आदान प्रदान, ये हमारी भाषा है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब बात आती है क्या, लिख देंगे भाषा वंशानुक्रम पर आधारित नहीं होती। लिखिएगा अगला पॉइंट, भाषा वंशानुक्रम पर आधारित नहीं होती, आधारित नहीं होती, नहीं होती है, नहीं होती है। यह वातावरण पर, यह वातावरण पर क्या करती है दोस्तों, निर्भर करती है। ये वातावरण पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। तो ये बात आपको याद रहेगी दोस्तों, भाषा वंशानुक्रम पर आधारित नहीं होती। यह क्या होती है बेटा, रिकॉर्डेड क्लास नहीं बेटा तर्ब। ठीक है, ये बच्चों किस पर डिपेंड करती है, ये बेटा वातावरण पर आश्रित होती है, वातावरण पर निर्भर होती है। जैसे मान लीजिए आप कहीं विदेश में जाकर रहना स्टार्ट कर दें, ठीक है, जब आप विदेश चले जाओगे तो आपको विदेशी भाषा में ही अपना वातावरण उसके हिसाब से ढलना पड़ेगा। आप भारत आ जाओगे तो आपको भारत के अनुसार अपनी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। आप जैसे परिवार में रहोगे वैसे ही विचार आपके अंदर रहेंगे। तो प्यारे दोस्त ये बात याद रखना, भाषा आपकी वंशानुक्रम चलकर नहीं आती, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं है कि वही चलती रहेगी बेटा। जैसे वातावरण में चले जाओगे वैसे ही आप ढल जाओगे, सीधी सी बात आपको ये याद रखनी है। ठीक है, चलें आगे। तो प्यारे दोस्त ये बात आपकी यहां तक
खत्म होती है। आगे चलिएगा, अगली बात क्या होती है, लिखेंगे भाषा के प्रकार। अगला पॉइंट डालिएगा, भाषा के प्रकार। सब लोग बताइए, भाषा के प्रकार बताइए बच्चे, भाषा के प्रकार कितने हैं? सब लोगों का आंसर आना चाहिए एक बार। तो प्यारे दोस्त, आपको पता है भाषा, आस्था चौधरी, नहीं बेटा ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं, क्लास किस टाइम होगी सर बताओ, रिकॉर्डेड क्लास किस समय होगी बेटा? रिकॉर्डेड क्लास तो आपको ऐप में ही मिल जाएगी, ठीक है? तो याद रखो, लिखेंगे भाषा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की बच्चों? 3 प्रकार की होती है, ठीक है? भाषा के प्रकार आपसे पूछा जाए तो बता देना, भाषा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 तो होती है दोस्तों, कौन सी भाषा? हमारी मौखिक भाषा, ठीक है? कौन सी भाषा? मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, ठीक है बच्चे? नंबर 2 आपको याद रखना है, नंबर 2 होती है प्यारे बच्चे लिखित भाषा। नंबर 2 हो गई भैया लिखित भाषा, और नंबर 3 हो गई प्यारे दोस्त सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा भैया? सांकेतिक भाषा, ठीक है? तो प्यारे बच्चे, मौखिक भाषा में आप कैसे करते हैं आपको अच्छे से पता है। मौखिक भाषा में आप क्या करते हैं? बोलकर सुनकर इसको व्यक्त करते हैं। कैसे करते हैं? बोलकर सुनकर, ठीक है? तो आपको बता देना, इसको आप बोलकर कॉमा सुनकर व्यक्त कर, सुनकर करते हैं, है ना? ये आपकी मौखिक भाषा है, बोलकर सुनकर जो बताते हैं। लिखित भाषा कैसे होती है प्यारे बच्चे? लिखकर आप इसको बताते हैं, है ना? लिखकर। जैसे मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, तो बच्चे आप पढ़ रहे हैं तो आप उसका संवाद कैसे कर रहे हैं? मौखिक हो गया, ठीक है ना? जब आप हाथ से लिख रहे हैं तो आप बच्चे लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, है ना? जब मान लीजिए आप समाचार सुन रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, तो आप मौखिक भाषा का प्रयोग वहां पर हो रहा है, ठीक है? याद रखेंगे। और प्यारे बच्चे, यदि आप किसी को इशारा कर रहे हैं, यदि आप किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो आप सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है? आपने कहा, जैसे कोई बालक आपका दोस्त है, आपने कहा अजीत शर्मा, अजीत भाई देख पिंटू उधर आ रहा है, अजीत भाई देख, इशारा आंखों से जो करते हैं, वो होता है हमारा कौन सा रूप होता है? भाषा का सांकेतिक रूप होता है, ठीक है दोस्तों? तो यहां तक आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी, बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझ कर रहना है, ठीक है? चलें आगे, आइएगा, आगे चलते हैं प्यारे दोस्त। नंबर नेक्स्ट पर लिखेंगे, फिर आपको आगे क्या याद रखना है? फिर बच्चे, हमारी हिंदी भाषा में कुछ आपको दिवस याद रखने हैं, ठीक है? दिवस पूछ लिए जाते हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है? तो लिखिएगा, हिंदी भाषा के क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का, बड़ा सिंपल सा। हिंदी भाषा के मुख्य दिवस, मुख्य दिवस पूछ लिए जाते हैं। बच्चों बताइए कौन कौन से हैं? सब लोग तीनों मुझे दिवस बताइए, मुख्य दिवस कौन कौन से हैं? 3 दिवस है ना? सुनील कुमार, 2 नहीं बेटा 3, ठीक है? 2 नहीं बच्चे, 3 दिवस होते हैं यार, ठीक है? तो बच्चे आपको पता है यहां पर कितने बताने हैं? 3 दिवस आपको बताने हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। अब 3 दिवस होते हैं तो आपको पता होना चाहिए वो तीनों दिवस कौन कौन से होते हैं, ठीक है? हाँ, तो बच्चे आपको पता होगा, नंबर 1 होता है बच्चे राष्ट्रीय हिंदी दिवस। बताइए किस दिन मनाते हैं आप लोग हिंदी दिवस? तो किस दिन मनाते हैं दोस्तों? 14 सितंबर को, ठीक है? बिल्कुल, 14 सितंबर को, ठीक है? 14 सितंबर। नंबर 2 आता है बच्चे, तीनों दिवस आपको पता होने, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस आप मनाते हैं बच्चे कब? 10 जनवरी को, 10 जनवरी को, ठीक है भाई? 10 जनवरी को मनाते हैं। तीसरा दिवस बताएंगे प्यारे बच्चे, तो आपको पता है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो होता है ना, मातृभाषा दिवस, ठीक है? मातृभाषा दिवस बताइए सब लोग एक बार, कब मनाते हैं आप लोग? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं ना, 10 जनवरी को आप लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। फिर क्वेश्चन आता है मातृभाषा दिवस, ठीक है? तो मातृभाषा दिवस आपको पता है 21 फरवरी को। तो ये तीनों दिवस आपको याद रखने हैं, याद रखेंगे? बहुत बढ़िया। चलो,
तो प्यारे दोस्त एक बात आपको क्या याद रखनी है कि भाई 14 सितंबर जो हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ठीक है, तो ये सर्वप्रथम इसको 14 सितंबर को ही क्यों मनाया गया, इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है ना। क्यों पूछ लिया जाता है? क्योंकि बच्चों इस दिन हमारी जो भाषा थी हिंदी, उसे राजभाषा का दर्जा मिला था। ठीक है, कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को। तो उसी दिन से हमने बच्चों क्या किया कि इस दिवस को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई, क्योंकि हमारी भाषा जो थी राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर गई, मिला था उसको हिंदी को, इसीलिए। और फिर 1953 से इसे लगातार, उस 1953 तक इसको सब नहीं मनाते थे, लेकिन बच्चों क्या था, 1953 से इसको हर वर्ष मनाया जाने लगा। ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे ये आपको अच्छे से याद रखना है क्वेश्चन कि भाई कब से मनाना शुरू किया गया था, इसकी घोषणा कब हुई थी, तो वह दिवस था 14 सितंबर 1949। और हमारी हिंदी जो भाषा है बच्चों, इसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए संविधान में से किस भाषा का दर्जा मिला हुआ है, राष्ट्रभाषा का, राजभाषा का, मातृभाषा का, या बच्चे विश्व हिंदी दिवस भाषा का, कुछ भी कह सकता है, तीसरा ऑप्शन चौथा, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है इस दिन हमारी जो भाषा है ये हमारी मनाई गई थी राजभाषा दिवस के रूप में। ठीक है, तो याद रखना। सॉरी, ये बच्चों हमारी कौन सी भाषा होती है? राजभाषा। कुछ बच्चे यहां पर लिख देते हैं राष्ट्रभाषा, जो आंसर गलत हो जाता है। राष्ट्रभाषा मत बताना, राजभाषा बताना। और आपको पता है संविधान में इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, वो सब लोग बताइए एक बार जल्दी से कमेंट करके। कौन से अनुच्छेद में है भाई? सब प्यारे बच्चे जानते हैं कौन सा अनुच्छेद है वो राजभाषा का जो दर्जा मिला था हमारे भारतीय संविधान में? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 में, है ना। और फिर इसके लिए एक भाग पूछ लिया जाता है, तो भाग तो सबको पता है कौन सा था? 17। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन होते हैं बच्चे, और हमें याद रखने चाहिए, पेपर में आ जाते हैं, सिंपल सी बात है ये। ठीक है, बिल्कुल क्लियर रखेंगे भाई याद इस बात को? नहीं, चलो फिर एक क्वेश्चन और बता देता हूं। ठीक है, यहां पर पूछ लिया जाता है कि हमारा हिंदी अधिनियम कब बना था, ये बता दीजिए। ठीक है, राजभाषा अधिनियम कब बना था? बताएगा कोई बच्चा उस वर्ष को बता सकता है एक बार, कि हिंदी जो हमारी राजभाषा है इसके लिए राजभाषा जो अधिनियम बना वो कौन से वर्ष बना था, कौन से सन में बना था? तो आप लोग एक बार बता दीजिएगा कौन सा आंसर होता है बच्चे? तो वो था 1963। लिखेंगे राजभाषा अधिनियम। फिर बेटा वर्ण विचार की तरफ आगे बढ़ेंगे हम, पहले इसकी बेसिक जानकारी पढ़ने के बाद। ठीक है, बिल्कुल। तो बच्चे लिख देंगे राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम। ठीक है बच्चों, तो राजभाषा अधिनियम का वर्ष कौन सा हो गया हमारा? 1963। कब हो गया बच्चों? 1963। आपको याद रखना है 1963, 1963 में राजभाषा अधिनियम बना था। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है सिंपल सा, कि इसके लिए नियम कब बनाए गए थे? ये जो अधिनियम तो बन गया राजभाषा का, लेकिन इसके लिए नियम कौन से वर्ष बने? तो वह सन भी आप याद रख लेना बच्चों। तो लिख देता हूं नीचे, नियम बनाए गए थे इसके लिए, नियम बनाए थे बच्चे 1976 में। कब बनाए थे? 1976 में। ठीक है, नियम बनाए 1976 में। तो याद रहेगी यहां तक की बात। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए राजभाषा अधिनियम कब बना? 1963 में। राजभाषा अधिनियम के लिए नियम कब बनाए गए थे? 1976 में। तो ये आपको याद रहेगा। हमारी जो हिंदी है उसे किसका दर्जा मिला हुआ है हमारे भारतीय संविधान के अनुसार? राजभाषा का। जिसमें हमारे सरकारी लेख लिखे जाते हैं वो हमारी राजभाषा होती है। ठीक है, जिसे आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। हाँ सर, इसमें साहित्य रहा है? साहित्य नहीं अनिल शुक्ला जी, इसमें साहित्य नहीं है बच्चे। ठीक है, बिल्कुल। चलेंगे तो आगे चलें, आइए चलिए अब हेडिंग डालते हैं प्यारे दोस्त। आगे हेडिंग डालते हैं, आगे चलते हैं। अब लिखेंगे बच्चे हमारे हिंदी भाषा में व्याकरण के कितने अंग हैं? अगला वो डालिए। पंकज सिंह, बेटा हिंदी इतिहास में ये बेसिक जो बातें हैं आपको जो पेपर में पूछी जाती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, और जो भी अंदर अच्छी जो बातें अच्छी बातें होंगी वो सब आगे हम पढ़ते रहेंगे, आगे क्लासे में कंटिन्यू होती रहेंगी। ठीक है, बिल्कुल। हाँ बेटा, राजभाषा आयोग है 1955। ठीक है, अधिनियम की बात, कानून जो होता है। ठीक है मेरे दोस्त, आयोग तो वो हो गया जो लोगों की एक भैया हमने सारे, भाई तुम ये पद संभालोगे, तुम इस काम को संभालोगे, तुम इस काम को संभालोगे। ठीक है बच्चे, बिल्कुल। आइए तो अगला हेडिंग डालिएगा, भाषा में व्याकरण के अंग। भाषा में
व्याकरण के अंग कितने हैं बताइए सब लोग। भाषा में व्याकरण के अंग, सब प्यारे बच्चों बताइए अभी एक बार, अंग कितने हैं बच्चों बताइए सब लोग। भाषा में व्याकरण के अंग कितने हैं एक बार सभी का आंसर आना चाहिए। कितने अंग होते हैं बच्चे? 3 अंग होते हैं, है ना, बिल्कुल। कितने अंग होते हैं? 3 अंग हैं भैया, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 3 अंग हैं तो वो कौन कौन से हैं। ठीक है, चलो तीनों अंगों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1 तो होता है बच्चे आपका वर्ण, नंबर 1 तो अंग होता है आपका वर्ण। नंबर 2 होता है बच्चे आपका शब्द, ठीक है भाई, और नंबर 3 होता है प्यारे बच्चे वाक्य। ये आपके हिंदी व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य, 3 देख के, ठीक है, बिल्कुल। हाँ निरंजन कुमार नमस्ते भाई, नमस्ते। वर्ण, शब्द, वाक्य, बिल्कुल कोमल गौतम जी। चलिए तो प्यारे बच्चे आपको एक बात याद रखनी है, हमारे 3 अंग होते हैं। फिर एक आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको याद रखना है कि लिखेंगे बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ठीक है, बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए क्या होती है प्यारे बच्चे, एक बार सबका आंसर आना चाहिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन होता है बच्चों, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ठीक है, कुछ बच्चे वर्ण बता रहे हैं, कुछ ध्वनि बता रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन बेटा दोनों ही होती हैं, बहुत सुंदर बात है। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन इसमें मैं आपको अंतर, छोटा सा एक अंतर जो है वो बता दूंगा। ठीक है, ध्वनि और बच्चे कौन सी होती है, वर्ण, ध्वनि या वर्ण दोनों होती है ना भाषा की सबसे छोटी इकाई। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये बताइएगा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है। तो बच्चे आपको पता होना चाहिए भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी मौखिक इकाई बच्चे कौन सी, मौखिक इकाई भैया। ठीक है बच्चों, तो मौखिक इकाई आपको पता होना चाहिए, वो होती है बच्चों ध्वनि, जिसे आप आवाज कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे ये बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन मेरे दोस्त आपको याद रखना, आपके ये हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट एएसआई जो आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ साउंड बेटा गांव का लड़का, इंग्लिश वाले भैया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। चलो तो बच्चे ध्वनि को अब क्या बोलते हैं, आवाज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, आवाज। ठीक है, याद रखना। फिर अगली बात आती है क्या, ये भी भाषा की सबसे छोटी तो मौखिक इकाई होगी। मौखिक का मतलब होता है जिसे मुंह से बोल देते हैं, केवल मैंने मुंह से बोल दिया, ठीक है, मुंह से बोल दिया, मौखिक रूप से बता दिया। यदि मैंने उस चीज को लिखित में दिया तो बेटा लिखित इकाई आपसे पूछेगा तो आपको क्या बताना है, वर्ण बताना है। ठीक है, मराठा साम्राज्य शिवाजी मेरे दोस्त, तो लिख दीजिएगा भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी, ठीक है, लिखित इकाई, लिखित इकाई। ठीक है बच्चे, ये आपको यहां नहीं रखना, इसके नीचे आगे लिख देता हूं मैं, कौन सी होती है बच्चे, लिखित इकाई आपको बतानी है, वर्ण होती है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन क्लियर कर दोगे। यदि क्वेश्चन पूछा गया भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि या वर्ण होती है। आपसे पूछा गया बताइए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है, जो आवाज होती है। भाई मान लीजिए जब हम घर पे छोटे से बच्चा होता है तो बच्चे को आप जानते हैं माँ उसे बोलना सिखाती है कि पापा, दादा, चाचा, चाची, जो भी बोलना सिखाते हैं घर वाले, है ना, सबसे पहले कहते हैं माँ ही सिखाती है बोलना। तो जब माँ उसे बोलना सिखाती है, मौखिक रूप से बुलवाती है ना, उसको फिर वह लिखना सीखता है कि पापा। ठीक है, पहले उसको एक आकृति देता है आवाज को, तो बच्चे जब उसको लकीर खींच के, रेखा खींच के, ऐसे सिरो रेखा से पूरा बांधता है, फिर वो वर्ण जब बन जाते हैं एक जगह, वो शब्द का रूप धारण कर लेते हैं। तो धीरे धीरे हमारी मौखिक इकाई वर्ण में बदलती है, लेखन में फिर उसको जोड़ना सीख जाता है, फिर वो शब्द बन जाता है, और जब शब्दों का एक समूह बन जाता है बच्चे, सार्थक समूह, उसका कोई अर्थ हो जाता है, वह बोलते हैं मेरे बच्चे वाक्य। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, हाँ
गुरुजी आवाज कौन सी भाषा का शब्द है? आवाज बेटा, आवाज आपको पता नहीं अरबी फारसी भाषा का शब्द है। देखो जय जय लग रहा है, जय के नीचे नुक्ता लग रहा है, जरजराहट पैदा हो रही है। जहां भी आपको पता नहीं जहां नुक्ता लगता है वहां कौन सी भाषा होती है? अरबी फारसी का शब्द होता है मेरे बच्चे। ठीक है, चलो अब आइए नंबर दूसरे की तरफ। फिर अब आ जाइए, लिखेंगे भाषा की अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, आधार पर सबसे छोटी इकाई। बताइए बच्चे, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एक बार सबका आंसर आना चाहिए बहुत अच्छे से। तो बताइए बच्चों, भाषा अर्थ के आधार पर, भाषा की अर्थ के आधार पर, यहां की और बना लेना बच्चे, है ना। भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वह होती है शब्द। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता, शब्द का अर्थ बनता है। ठीक है, तो बच्चे वह कौन क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। ठीक है भाई, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा मैंने आपके सामने, उदाहरण लिखा। ठीक है, मैंने एक उदाहरण लिखा, कै लिख दिया पहले तो कै तो वर्ण है। ठीक है भाई, कै तो वर्ण है। मैंने शब्द लिखा कमल। ठीक है, मैंने शब्द लिख दिया कमल, तो बच्चों इसको सिर रेखा से बांध दिया, तो कमल एक शब्द हुआ ना, शब्द है तो शब्द का अपना एक अर्थ हुआ ना। कमल का एक फूल होता है। मैंने कह दिया, जैसे मैंने एक आपका नाम ले दिया, दिल्ली लिख दिया मैंने, दिल्ली। ठीक है, एक शब्द मैंने लिख दिया आपके सामने, दिल्ली। तो भाई दिल्ली आपको पता लग गया एक शहर का नाम है, हमारे देश की राजधानी है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है, वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता, शब्द का अपना एक अर्थ होता है। याद रहेगी ये बात? क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। चलो आगे चलें, आइए। तो बच्चे ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब एक बात और याद रखनी है, वह कौन सी होती है? आ जाइए सब लोग बताना आगे वाली बात। भाव व भावार्थ के अनुसार, भाव व भावार्थ के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई, यह भी पूछ लिया जाता है बच्चे, सबसे छोटी इकाई क्या होती है बच्चे? एक बार बताइए सब लोग एक बार जल्दी से। भाव व भावार्थ के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बताइए क्या होता है बच्चे? शब्द, वर्ण, वाक्य। तो आपको पता है भाव व भावार्थ के अनुसार सबसे छोटी जो इकाई होती है वह होती है वाक्य। तो ये बेसिक सी बातें आपको ध्यान रखनी है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं ये बातें। ठीक है, अब हम वर्णमाला पढ़ के वर्णों को बदलना सीख जाएं, वो बात सही है, आगे उनके बारे में जानना, लेकिन पहले हमें ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, क्लियर सी बात है? बिल्कुल स्पष्ट है ना भाई? चलो बहुत सुंदर। हाँ चलिए बच्चे, अब आइए भाई आगे। अब हेडिंग डालेंगे प्यारे दोस्त हम लोग वर्ण विचार। हेडिंग डालेंगे वर्ण विचार, लिखिएगा। हेडिंग डालो बच्चों वर्ण विचार। हेडिंग डालेंगे सब लोग वर्ण विचार, लिखिएगा वर्ण विचार। लिखिए, वर्ण किसे कहते हैं बेटा? वर्णों का शुद्ध लेखन या उच्चारण वर्ण विचार कहलाता है। लिखिएगा वर्णों का शुद्ध लेखन, लिखिएगा वर्णों का शुद्ध लेखन या उच्चारण वर्ण विचार कहलाता है। उच्चारण वर्ण विचार, ठीक है बच्चे, वर्ण विचार कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? वर्ण विचार कहलाता है। ठीक है भाई, याद रहेगी ये बात। वर्णों का शुद्ध लेखन या उच्चारण। ठीक है बच्चे, लिखेंगे शुद्ध लेखन या लेखन लिख देंगे, शुद्ध लेखन या उच्चारण वर्ण विचार कहलाता है। ठीक है, क्लियर है ना? गुरुजी एप्लीकेशन में रिकॉर्डेड क्लास क्यों नहीं शो हो रही है? बेटा वो डलवाई नहीं गई है, अभी डल जाएंगी तब आपको शो होने लगेंगी बच्चे। ठीक है, हाँ ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। हाँ
बेटा व्याकरण उसे कहते हैं जिससे हमें लिखना बोलना शुद्ध का पता, शुद्ध और अशुद्ध का हम पता कर सके, उसे व्याकरण कहते हैं ऋषभ सिंह। ठीक है, अपनी जानकारी के लिए याद रखिए बच्चे। ठीक है दोस्तों, चलो आइएगा, अब आगे आते हैं। अब तुम बताएंगे मुझे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, बताइए बच्चे। वर्ण के प्रकार, सब लोगों का आंसर आना चाहिए भाई। वर्ण के प्रकार बताइए, वर्ण के कितने प्रकार हैं बच्चे? हाँ, सबका आंसर आना चाहिए। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। देख बच्चा बता रहा है अवधेश, अवधेश आदेश है, 4 नहीं बच्चे, याद रखेंगे 2 प्रकार। ठीक है, वर्ण के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार हैं। नंबर 1 होता है बच्चे, आपको याद रखना है, स्वर, और नंबर 2 होता है प्यारे बच्चे व्यंजन। ठीक है, क्या होता है? स्वर और व्यंजन। वर्ण के दोनों प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। अब अच्छे से एक बात बताइएगा कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, बताइए एक बार जल्दी से। ओनली 2, बिल्कुल कुशल आनंद, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो आपको अच्छे से पता है स्वर होते हैं प्यारे बच्चे 11 और व्यंजन होते हैं 33, जिन्हें अब तक आप पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है भाई, इससे अलग तो किसी ने नहीं पढ़ा, बताइए किसी ने 44 व्यंजन तो नहीं पढ़ लिए, 33 ही पढ़े हैं ना? बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल, चलो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। लेकिन फिर इसमें कुछ विशेष करके लिख दीजिए, विशेष, विशेष करके लिख लेंगे। विशेष जो इंग्लिश में आप नोट डालते हैं ना, हिंदी में उसे विशेष करके बोला जाए, विशेष बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो बच्चे याद रखेंगे, लेकिन कुछ विद्वानों ने या कुछ विद्वानों के मत के अनुसार लिखेंगे, कुछ विद्वानों के मत के अनुसार हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी बताई है? बताइए सब लोग। हाँ भाई, अब हम जोड़े भाई, ये 11 स्वर और 33 व्यंजन, तो 44 ही वर्ण बैठे। लेकिन भैया जो कुछ विद्वानों के मत हैं, उनके अनुसार भी तो हमें पढ़ना पड़ता है कि उन्होंने कितने वर्ण माने हैं। बताइए कितने वर्ण माने हैं वर्णमाला में? बताएंगे बच्चे 52 वर्ण। कितने बच्चों? 52 वर्ण। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है 52 वर्ण माने जाते हैं, माने हैं। ठीक है, कुछ विद्वानों के मत के अनुसार हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 मानी है, मानी गई है, लिखेंगे मानी गई है। ठीक है, लेकिन यहां जोड़े तो भाई 44 ही होते हैं, है ना, और यहां जोड़ेंगे तो भैया हमारे 52 हैं। अब वो 52 कैसे कैसे हैं, उनको हम एक बार अच्छे से खोलकर समझ लेते हैं कि संख्या जो डिवाइड हुई करी है इन्होंने कैसे जोड़ करके इनको 52 बताया है। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो बच्चे आगे चल के इसको जानते हैं, आइएगा। तो प्यारे बच्चे याद रखेंगे वो 52 वर्ण कैसे हैं। ठीक है, वर्णमाला में जो हमारे 52 वर्ण हैं, जो बच्चे इनमें स्वर कितने हैं आपके सामने, आपको अच्छे से पता है 11 है। ठीक है, 11 स्वर हो गए बच्चों। फिर आता है बच्चे अयोगवाह, अयोगवाह जो होते हैं, ठीक है, जिनकी संख्या 2 मानी है। ठीक है, बिल्कुल। फिर आता है प्यारे बच्चे स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन जिनकी संख्या 25 हो जाती है। ठीक है, 52 के 52 हम क्लियर कर लेते हैं एक बार, कैसे कैसे हैं। बिल्कुल, 1 2 3 और बच्चे चौथा होता है हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? उत्क्षिप्त व्यंजन, जिन्हें प्यारे बच्चे आप ताड़नजात भी कहते हैं, जिसे आप ताड़नजात कहते हैं, ताड़नजात। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं? ताड़नजात, जिनकी संख्या कितनी है? 2 है, ड और ढ। ठीक है बच्चों, बिल्कुल पंकज सिंह, बिल्कुल क्लियर है। फिर नंबर 5 आता है बच्चे हमारे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है जिनकी संख्या होती है 4। ठीक है, अब जोड़ लेना भाई सब लोग,
और बच्चे हमारे ऊष्मीय होते हैं, कुछ ऊष्मीय जिन्हें हम संघर्षी भी कहते हैं, जिन्हें बोलने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, उनकी संख्या भी कितनी होती है? 4। और बच्चे लास्ट होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। कितने व्यंजन? संयुक्त व्यंजन, ठीक है, जिनकी संख्या होती है 4। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के कितने हो गए बच्चों? एक बार अच्छे से जान लेंगे इन्हें, कितने हो गए भाई? ठीक है, तो बच्चे कितने हो गए प्यारे दोस्तों? 52 वर्ण होते हैं आपके इस प्रकार। ठीक है, याद रहेगा आपको? हाँ बेटा, शे। ठीक है, जो अंतस्थ होते हैं वो येरे लेवे। ठीक है, बिल्कुल। और उसमें शे हो गए। संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे छे, त्रे, गे और श्रेय, है ना, श्रेमिक वाले। तो 52 वर्ण इस प्रकार होते हैं। 11 स्वर आपको पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल, जिसमें आप 11 स्वर पढ़ेंगे, 2 अयोगवाह पढ़ेंगे, 25 स्पर्शी व्यंजन पढ़ेंगे। ठीक है, 2 ताड़न जात पढ़ेंगे, 4 अंतस्थ व्यंजन पढ़ेंगे, 4 ऊष्मीय व्यंजन पढ़ेंगे, 4 संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे, और कुल मिलाकर के 52 वर्ण आपके यहां पर पूरे हो रहे होंगे। ठीक है भाई, बताइए, कर दोगे ना क्लियर? बिल्कुल। 4 वाला फिर बताना क्या नाम है बेटा? हनुमान जी, एक एक बताऊंगा बच्चे। ये तो हो गए स्वर, ये अयोगवाह हो गए हमारे अंगा और अहा। ठीक है, बिल्कुल। और प्यारे दोस्त, स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25, जो के, खे, चे, के, खे, गे, चे, छे, चे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना? जिसको मैंने आपको बताया है कि इन्हें हम KTM OD के नाम से मैं बताऊंगा, उसको याद कैसे करना। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, हाँ, कब तक कंप्लीट हो जाएगा? रविंद्र कुमार जी, कंप्लीट बच्चे पेपर से बहुत पहले कंप्लीट कर लेंगे, ये हमारा वादा रहा, और फिर हम उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्यारे दोस्त, ये हमारा आज का सेशन जो भी है आपके सामने था। ठीक है, और कल से स्टार्ट करेंगे हम अपनी वर्णमाला की पहली क्लास ही है अभी, आज ही वर्णमाला, ये वर्णों का हमने वो किया है पूरा कि कैसे कैसे हमें पढ़ना है, जिसमें प्यारे दोस्त हम 11 क्या पढ़ेंगे? 11 पढ़ेंगे स्वर, 2 पढ़ेंगे अयोगवाह, 25 पढ़ेंगे स्पर्शी व्यंजन। ठीक है सर, आपकी क्लास क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, क्लियर नहीं आ रही है, क्या दिक्कत है बच्चे, बताइए। तो सब प्यारे दोस्त अपना अपना जो भी आपको कुछ भी नया मुझसे उम्मीद होगी, ठीक है, वो आप मुझे जरूर बताना, मैं जरूर उसमें बदलाव करूंगा, जो भी हो पाएगा उतना अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्त, तो सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद। और कल सभी प्यारे बच्चे एक बड़ी अपनी संख्या में जुड़ करके क्लास को लाइक व शेयर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और एक एक वर्ण को मैं आपको बहुत ऐसे पढ़ाऊंगा, आपको एक एक चीज ऐसे रटवाऊंगा जैसे कहते हैं ना तोते वाला ध्यान, उस प्रकार से